जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हमारी जो घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट टो सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, आज उसका चौथा क्लास है और हम प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन हिंदी के टोटल 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पहचानना है। तो वर्षा जो हमारा है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका तद्भव होता है बरखा या बारिश। और ये बारात का तत्सम अगर देखा जाए, ये तद्भव शब्द है बारात, इसका तत्सम हो जाएगा वर यात्रा। हाथी भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा हस्ती। और आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। तो ये तीनों तद्भव हैं और वर्षा जो हमारा है ये तत्सम शब्द है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो भ्रमर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भौरा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 8 स्वर। अपभ्रंश जो है इसको संधिकालीन भाषा भी कहते हैं और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश में मूल 8 स्वर होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से स्वर थे पहले, तो उसमें हमारा अ, आ, ई और उ और ए और ओ। ए को नहीं लिया गया है और अ को नहीं लिया गया है। तो अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये 8 स्वर हमारे अपभ्रंश में मौजूद थे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रहरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है और इनके प्रयासों से ही 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा भक्ति काल। पूर्व मध्य को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा किसने दी, ये अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो कोप और रोष ये क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। देखने से ही लग रहा होगा कोप और रोष क्रोध के समानार्थी शब्द। तो बी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और जो डी और सी ऑप्शन है, हर्ष और आनंद, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है। तो उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका विपरीतार्थक पूछा है तो पतन हो जाएगा। पतन का मतलब नीचे गिरना होता है। तो उत्थान का विपरीतार्थक पतन होगा और उदय का विपरीतार्थक होगा अस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। तो केवट जो हमारा शब्द है इसका अर्थ नहीं है पूछा है, तो इसमें निपुण जो है ये केवट का अर्थ नहीं है। बाकी धीवर, मल्लाह और मांझी ये तीनों ही केवट के अर्थ हो जाएंगे। बाकी जो निपुण है इसका अर्थ है अगर पूछा जाए कुशल या चतुर, इसका मतलब होता है निपुण। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, तो निपुण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसके लिए अकिंचन शब्द का यूज़ किया जाता है, अकिंचन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनीत उसे कहते हैं जो विनय से युक्त हो, विनीत। और दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास निर्वाह के लिए धन ना हो, तो उसे दरिद्र कहते हैं। और गरीब भी दरिद्र का ही एक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचाननी है। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये हमारा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है, राम और सीता वन को गई, यहाँ गई नहीं गए होगा, गए का यूज़ होगा, तो ये गलत है। और उसने धीमी स्वर में बताया, तो उसने धीमी नहीं धीमे होगा, यहाँ धीमी गलत है। और उसने कुछ देर से उत्तर दी, तो कुछ देर से उत्तर दिया, दी नहीं होगा, तो ये गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो संगम आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो स के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, ये चंद्र बिंदी नहीं होगी बल्कि ये बिंदी होगी। तो यहाँ पे ये जो चंद्र बिंदी है इसको अनुनासिक कहते हैं, तो अनुनासिक अशुद्धि है। और ये जो यहाँ पे लगेगा क्या, ये बिंदी, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो अनुनासिक की जगह पे अनुस्वार लगेगा, तो ये अनुनासिक अशुद्धि है हमारी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो पदवाचक शब्द होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष,
तो ये सब हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए रूप में यूज़ होते हैं। बाकी जो अदर ऑप्शन है जैसे हिमालय, विंध्याचल पर्वतों को हम लोग पुल्लिंग में जोड़ते हैं। अशोक और आम पेड़ों को भी पुल्लिंग के रूप में जोड़ते हैं, और जो दिन होते हैं उनको भी पुल्लिंग के रूप में जोड़ते हैं। तो बाकी सब पुल्लिंग है, और ये जो सी ऑप्शन है इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूपों में देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन। यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारा क्षण है, तो क्षण शब्द का वचन पहचानना है। तो क्षण जो हमारा एक वचन हो जाएगा, क्षण को एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है? पढ़ाना। अब पढ़ाना जो क्रिया है इसमें हम दो प्रश्नों को करेंगे कि क्या और किसको। तो जब क्रिया के साथ दोनों प्रश्नों को किया जाता है तो हमें कर्म का जवाब मिलता है। तो क्रिया के साथ दोनों प्रश्नों को करते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है, तो उसका उत्तर मिलता है वेद पढ़ाया जाता है। और किसको पढ़ाया जाता है? तो लड़के को। दोनों को जवाब मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे दो कर्म है। अगर सिर्फ एक का जवाब मिलता तो वहाँ पे एक कर्म होता। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द जो होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और अगर इसका विशेषण पूछेगा तो उसका हो जाएगा प्रेम में हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो सुहावना शब्द जो है ये मौसम की विशेषता बता रहा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो जो सुहावना शब्द है ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, पढ़कर और क्या होगा। तो यहाँ पे दो जब क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, अंत में गा रहा है मतलब अभी जो क्रिया है वो चल रही है वर्तमान में, तो ये तात्कालिक क्रिया वर्तमान हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है ये, क्योंकि कार्य अभी भी चल रहा है, गीत गा रहा है। अगर इसमें ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि लास्ट में रहा है और काम अभी चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल भी हो जाएगा ये इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? भाववाच्य में बदलना है तो असमर्थता को जताएंगे, तो रोगी से चला नहीं जाता। जो पहला ऑप्शन है हमारा, रोगी से चला नहीं जाता, देखिए इसमें असमर्थता बताई जा रही है, तो ये ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो इसका डी ऑप्शन सम प्लस योग, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सम प्लस योग संयोग। अगला क्वेश्चन, नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो नयन जो है हमारा ने प्लस अन से मिलके बना है, तो ने प्लस अन, तो इसमें प्रत्यय जो होगा अन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, अन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय फिर से पूछा है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो लड़ प्लस आकू, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आकू, ये सही हो जाएगा, लड़ प्लस आकू, तो आकू हमारा प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो पहले तो संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यश प्लस दा, यशोदा। तो यहाँ पे विसर्ग का यूज़ किया जा रहा है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये चिन्ह बना हुआ है, इसको पूछा है कि क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अर्धविराम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प विराम पूछेगा तो अल्प विराम, कॉमा को अल्प विराम कहते हैं, ऐसे चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह जो हमारा होता है वो ऐसे होता है विवरण चिन्ह की तरह, और जो पूर्ण विराम होता है वो खड़ी पाई होती है। तो ये तीनों चारों चिन्ह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी होगी? तो इसका सी ऑप्शन ये हो जाएगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई कमाए कोई खाए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हमारा गद्यांश है, तो गद्यांश आप पढ़ लीजिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो जो पहला गद्यांश का क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ताकि उनके जहाज़ों को का आना जाना कोई ना रोक सके। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूल मतलब जो जहाज होते हैं उनको मस्तूल कहा जाता है, और जहाज़ों का जंगल का अर्थ है असंख्य मस्तूल, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? तो त्राहि त्राहि मच जाना मतलब हाहाकार मच जाना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता रहता है का तात्पर्य? तो आता जाता रहता है मतलब आयात निर्यात होता रहता है। आयात मतलब जब सामान बाहर से आता है उसको आयात कहते हैं, और निर्यात मतलब यहाँ से सामान बेचना भेजना, उसको निर्यात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की किस शक्ति से समुद्री युद्ध में उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता? तो नौसैनिक शक्ति, नौसैनिक शक्ति की वजह से कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। तो गद्यांश के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन हिंदी का, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नामवर सिंह। नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है कहानी नई कहानी। और अगर इनके अन्य कृतियों को देखें तो कविता के नए प्रतिमान इनकी कहानी है, इनकी कविता है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये दोनों भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। तो ये चारों कृतियाँ याद रखेंगे, कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। चलिए आगे फिर से हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन है, अज्ञेय की कृति आंगन के पार द्वार तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था आंगन के पार द्वार को, जो कि 1964 में प्राप्त हुआ था। सन भी याद रखेंगे, 1964। साहित्य अकादमी से हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब डैश का भाव मालूम हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देके, साहित्य अकादमी से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मिला है, वो किस भाषा में रचित है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा मैथिली। जो हमारे नागार्जुन कवि हैं, इनकी रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि एक कविता संग्रह है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो अब इसका नाम भी याद रखेंगे, कृति का पत्रहीन नग्न गाछ, ये कविता है। इसके लिए इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सन भी याद रखेंगे आप लोग। और अगर पूछा जाए कि कवि नागार्जुन जो था उनका उपनाम क्या था, तो उनका उपनाम था बाबा, बाबा याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था उनका वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम पूछा है। तो वास्तविक नाम इनका धनपत राय हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। वास्तविक नाम है इनका धनपत राय। और इनका अन्य नाम अगर पूछा जाए तो अन्य नाम इन्हें कलम का सिपाही और कलम का जादूगर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रारंभ में, अपने रचनाओं के प्रारंभिक दौर में नवाब राय नाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे, नवाब राय। ठीक है, ये चारों नाम आप याद रखेंगे, नवाब राय, धनपत राय इनका वास्तविक नाम है, और इसके अलावा कलम का सिपाही और कलम का जादूगर। और अमृत राय जो है, इन्होंने कलम का सिपाही नाम से रचना लिखी है, जो कि प्रेमचंद की ही जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो भारत पत्र का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका संपादन इलाहाबाद में किया गया, इलाहाबाद से किया गया था, इलाहाबाद जिसका अभी नाम, वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। अगला क्वेश्चन, गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित होती है गवेषणा पत्रिका। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के मोका गांव में स्थित है। गांव का नाम याद रखेंगे, मोका गांव। और इसकी कब स्थापना हुई थी? तो 11 फरवरी 2008, 11 फरवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई थी मॉरिशस के मोका गांव में, विश्व हिंदी सचिवालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जीएस का पहला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिठूर। बिठूर में हमारा है, बिठूर जो है हमारा कानपुर से कुछ दूरी पे स्थित एक जगह है, वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है सी है, हस्तिनापुर। इसका क्षेत्रफल टोटल 2073 किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये लगभग 4 से 5 जिलों में फैला हुआ है। मेरठ और मेरठ के आसपास के जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापुर। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य पूछा है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। अगला,
लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो रमवाला, बढ़ैया और राई, ये तीनों ही बुंदेलखंड क्षेत्र के। जो डांडिया नृत्य है ये हमारा गुजरात का है। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुजरात का नृत्य है डांडिया। और इसका अन्य नाम एक होता है गरबा नृत्य, इसी को कहते हैं। इसी में गरबा नृत्य किया जाता है और नवरात्रि के अवसर पे किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। जो हमारे 1985-86 में टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर, जिसमें से प्रयागराज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में स्थित है और क्वेश्चन हमेशा प्रयागराज से ही बनेगा। और ये पूछ लिया जाए कि कब बना था, तो 1986 याद रखेंगे, ये सन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा हमारी रियाल हो जाएगी। ईरान की राजधानी अगर पूछा जाए तो तेहरान इसकी राजधानी हो जाएगी और मुद्रा है हमारी रियाल। और अगर अन्य जो विकल्प हैं, पीसो को पूछा जाए तो पीसो हमारी फिलीपींस की मुद्रा है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और डोंग जो है ये वियतनाम की मुद्रा है और वियतनाम की राजधानी है हनोई। और जॉर्जिया जो है इसकी मुद्रा लारी हो जाएगी और इसकी राजधानी जो है वो तिब्लिस हो जाएगी, जॉर्जिया की राजधानी, और मुद्रा है लारी। तो ये चारों आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 111, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो पहली महिला कुलपति ये अप्रैल 2024, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नईमा खातून, ये जो सी ऑप्शन है हमारा, नईमा खातून जो है ये पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं एएमयू यूनिवर्सिटी में। और अगर ये पूछा जाए कि यहाँ के पहले महिला चांसलर कौन है, तो पहली चांसलर जो है वो सुल्तान जहाँ बेगम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा बैंक IDIBX का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है, TCM सदस्य बनने वाला? तो SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोकन को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक सहृदयलोकन के लेखक का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, जो 3 पुस्तकें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोकन, इन तीनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में नाम शामिल किया गया है। तो इसमें जो तीसरी वाली रचना है इसके लेखक का नाम पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा, पंडित आचार्य आनंदवर्धन, इनकी ये रचना है सहृदयलोकन। और अगर अन्य दोनों का पूछा जाए तो रामचरितमानस तो सबको पता है, तुलसीदास की रचना है, और जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा की रचना है। तो इन तीनों का राइटर्स का नाम याद रखेंगे और किसने, यूनेस्को ने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत देश में जो है हमारा हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ अप्रैल 2024 में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। ये पहला विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है 2024 में, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा। और अगर पहला और दूसरा पूछा जाए तो पहले में हमारा रूस हो जाएगा और दूसरे में हमारा यूक्रेन हो जाएगा। तो पहले में रूस, दूसरे में यूक्रेन और इंडिया 10वें नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष पूरा किया? तो ऑपरेशन मेघदूत क्या है अगर ये देखा जाए तो ये एक ऑपरेशन है जो भारतीय सेना द्वारा किया गया था 13 अप्रैल 1984, ये डेट याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1984 को कहाँ पे किया गया था? सियाचिन पर LAC में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए सियाचिन में किया गया था। और इसका 40वां वर्ष पूरा हुआ है अभी 13 अप्रैल 2024 को। देखिए 13 अप्रैल 1984 को ये किया गया था और 13 अप्रैल 2024 को इसका 40वां वर्ष पूरा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष की उम्र जानने की विधि कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। जैसे जब ये पेड़ होता है, इसको जब हम यहाँ से कट करते हैं और ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से जो पेड़ ऐसा दिखता है, इसमें यहाँ पे कुछ वलय बने होते हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करके हम उस पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जितनी संख्या होती है उतने ही साल का पेड़ होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी जो हमारी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ये प्रसिद्ध व्याकरण थे
तो इनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। और जो बी ऑप्शन है हमारा भरत मुनि, इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों का वर्णन किया गया है। इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में। और कालिदास की रचना है हमारी अभिज्ञान शकुंतलम, और सुश्रुत की रचना है चरक संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा एसएन सेन। एसएन सेन का पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। जो 1857 की हमारी क्रांति हुई थी, स्वाधीनता आंदोलन, उसके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है 1857। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति पे लिखी गई है, उसका नाम भी 1857 ही है। जिसे कब प्रकाशित किया गया? 1957, मतलब 100 साल बाद 1957 में प्रकाशित किया गया था, और नाम था 1857। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो 1919 का अधिनियम था, इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। जो बी ऑप्शन है हमारा, पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई, ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आयकर एक डैश है। तो आयकर जो है ये हमारा प्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये हमारा श्वेत क्रांति, इसमें क्या था कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 1970 जनवरी 1970 में शुरुआत किया गया था इसका। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की, मतलब इसको जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर को केरल में। और 26 नवंबर जो डेट है, इसको याद रखेंगे, ये विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। और 26 नवंबर को ही मैंने कल के सेट में बताया था संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। और वर्गीस कुरियन का नाम याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन की ने ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया था इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वैसे तो विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, लेकिन इंडिया में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन ने यहाँ सबसे पहले गेहूं की प्रजातियों के लिए इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था हरित क्रांति का। उसके बाद अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल 23 फसलों के लिए हरित क्रांति का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? तो पहला ऑप्शन हमारे से हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किस आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात को जानने के लिए 0 से 6 वर्ष के आयु लिंग के बच्चों में ये चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, जॉनसन सीमा रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, कोरिंगा गराव वन कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा गराव वन। गराव वन जो है ये जो होता है ये दलदली क्षेत्रों को गराव वन कहा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो समताप मंडल में ओजोन की सबसे अधिक मात्रा मौजूद होती है। जो ओजोन मंडल होता है वो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, तो बी ऑप्शन से हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इनके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा सर होमार्सजी फिरोज शाह मोदी, ये प्रथम राज्यपाल थे जब संयुक्त राज्य प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रिक घटक के रूप में किया जाता था? तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अगला क्वेश्चन, बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार? तो ये ब्लैकबेरी
बेरी मैसेंजर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सी होगा, ब्लैकबेरी मैसेंजर। अगला क्वेश्चन, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद है, जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज़, उन्होंने इस पे समझौता किया, एकजुटता और स्थिरता समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है, तो ये 14 सितंबर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, जिस जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक कौन होता है? तो जिला कलेक्टर हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर यानी कि डीएम ही जिला पंजीयक होता है, जिला कलेक्टर को ही डीएम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का सारांश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जिला कलेक्टर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये नहीं है, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। बाकी जो डेटा है कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क, इनका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगाया जाता है? तो ये आईपी एड्रेस, आप लोगों ने सुना होगा कि आईपी एड्रेस से जहाँ से ईमेल भेजा गया है उस जगह का पता लगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब है कि भारत का जो वंशानुगत शासन नहीं होगा, मतलब जो भारत में जो शासक होगा उसको जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वो परंपरागत वंशानुगत होता है जैसा ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति है वो गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे ब्रिटेन के जो राजा होते हैं उन्हीं के पुत्र होते हैं, वही राजा बनते हैं, तो वहाँ पे वंशानुगत शासन चल रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए गणतंत्र का यही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें कौन कौन शामिल होगा, ये पूछ रहा है। तो जो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, मतलब जो डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों का उल्लिखित सदस्य। जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा, और विधानसभाओं में, राज्यों के विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इनमें दिल्ली और पौंडीचेरी की भी विधानसभाएं शामिल होती हैं, याद रखेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये केवल संसद के पास है, क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा है ये हमारी जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें सूचियों का 7वीं अनुसूची में सूचियों का नाम दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसमें परमाणु ऊर्जा का उल्लेख किया गया है, इसलिए जो संघ सूची है उसमें केंद्र सरकार उसके बारे में निर्णय लेती है, इसलिए केवल संसद ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हिंदी और जीके के। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।